आज हम बात करने वाले हैं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में जो नियुक्तियां होती हैं उसकी तैयारी कैसे करें। तो सभी जो नए बच्चे ने ज्वाइन किया उनका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। और इस सेशन को आई होप, मुझे विश्वास है आप अपने जो चीज़ें कम नहीं आपको मालूम है उसको लेकर जाएंगे और उसके अकॉर्डिंगली आप तैयारियां करेंगे, मन में बैठाएंगे, आप दिमाग में सेट कर लेंगे चीज़ों को। तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन क्या है? स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एक वो रिक्रूटमेंट एजेंसी है जो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग DOPT मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के अंतर्गत आती है। और DOPT का काम है फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज जो रिक्रूटमेंट की पॉलिसीज है। उसके बाद स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को DOPT सब डिपार्टमेंट से वैकेंसी कलेक्ट करके भेजेगी और वैकेंसी भेजने के बाद स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो है एग्जाम कंडक्ट करता है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो है नॉन गजेटेड पोस्ट के लिए एग्जाम कंडक्ट करता है। सिर्फ एक ही पोस्ट है जो गजेटेड होती है, जो SSC कंडक्ट करती है, वो मैं बताऊंगा अभी आपको। तो अभी DOPT ने काम शुरू कर दिया है कि DOPT सब डिपार्टमेंट से वैकेंसीज को मांगना शुरू कर दिया है, अलग अलग डिपार्टमेंट से। और रिपोजिटरी हब क्या है उसका, सब डिपार्टमेंट से वैकेंसीज मांगी, मान लीजिए 50 का कहीं से आई, 100 कहीं से आई, है ना, 1000 कहीं से आई। तो जब वो वैकेंसी इकट्ठी हो जाएंगी, ये सारी जो नॉन गजेटेड पोस्ट के लिए है, तो वो SSC को भेजेगी वैकेंसीज। SSC उसके बाद क्या है, एग्जाम कंडक्ट करेगी। SSC उसके बाद एग्जाम कंडक्ट करेगी। अब SSC क्योंकि डिपार्टमेंट्स में अलग अलग टाइप की वैकेंसी, टेक्निकल वैकेंसीज भी होती है, नॉन टेक्निकल भी होती है, क्लरिकल भी होती है ना, तो हर तरह की वैकेंसीज होती हैं। तो क्या है, आपको ये मालूम होना चाहिए किस वैकेंसीज का क्या स्केल है, किस वैकेंसी में कितना स्कोप है, किस वैकेंसी में कितनी मेहनत लगती है। तो हम चलते हैं अपनी वैकेंसीज के ऊपर। पहले SSC कौन कौन सी वैकेंसीज की रिक्रूट करती है, रिक्रूटमेंट, ठीक है। तो देखिए, जो बड़े एग्जाम मैंने बताए थे आपको, वो जो है SSC का जो CGL का एग्जाम है, और ये है आपका जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर का एग्जाम है, और ये जो है CAPF का है। वो कैसे, बताता हूं आपको। CGL का अभी आपने देखा होगा 2020 में एक नया फॉर्मूला निकाला SSC ने जल्दी कराने के लिए। टायर 1 का एग्जाम जो पास कर गए थे बच्चे, उनसे सीधे ही टायर 2 का भी एग्जाम ले लिया। टायर 2 के अंदर सिर्फ इंग्लिश और मैथ्स आता है, ठीक है, इंग्लिश और मैथ्स आता है, बता दूंगा अभी कैसे कैसे आएगा। और उसके बाद टायर 3 का भी ले लिया। टायर 3 के अंदर क्या है, आपका ऐसे राइटिंग और लेटर राइटिंग होता है, कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट होता है इसके अंदर। और टाइप 4 के अंदर बताऊं क्या होता है। टाइप 4 के बाद आपका DB का एग्जाम होता है। DB मतलब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक है। तो CGL के अंदर बेसिकली मैं बताऊं तो देखिए, CGL के अंदर कौन कौन सी पोस्ट आती हैं। देखिए, AA होता है अकाउंट्स ऑफिसर, ठीक है ना। अकाउंट्स ऑफिसर का यही एक ऐसी पोस्ट है जिसका स्केल 4800 होता है, बाकियों का स्केल 4600 होता है। अब मैं कहूं 4800 के बारे में बताऊंगा क्या है स्केल, और इसमें क्या सैलरी होती है मैं आगे बताऊंगा आपको लोग। और 4600 का जो स्केल है वो बताऊंगा उसमें क्या सैलरी होती है। तो देखिए, जो पोस्ट है आपकी, एक AA, इसको हम अकाउंट ऑफिसर बोलते हैं, और ASO, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर्स, इंस्पेक्टर्स, सब इंस्पेक्टर्स, असिस्टेंट भी बोला जाता है कहीं पर, डिविजनल अकाउंटेंट भी बोला जाता है, मतलब हर एक का स्केल अलग है। और JSO जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर होता है ये, और स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर होता है, ऑडिटर होता है, अकाउंटेंट होता है, UDC और टैक्स असिस्टेंट। ये जो सारे एग्जाम हैं वो CGL के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अब 4800 के ग्रेड पे, इसके अंदर कई ग्रेड पे होते हैं, मैं बता दूं आपको। अगर AA को मैं छोड़ दूं, उसका 4800 का ग्रेड पे होता है, ये गस्टेड पोस्ट होती है। गस्टेड के अंदर क्या है, आपको एक बाद में इसमें एक टेन्योर होता है, उसमें आपको एग्जाम देना पड़ता है। वो जब तक वो क्वालिफाई नहीं करेंगे आप नेक्स्ट पोस्ट में नहीं जा सकते हैं। फिर ASO असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ASO, इसका जो ग्रेड पे होता है वो 4600 होता है, ठीक है। और सब इंस्पेक्टर का भी 4600 होता है, असिस्टेंट का भी 4600 होता है, डिविजनल अकाउंटेंट का भी 4600 होता है, स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर का भी 4600 होता है,
और ऑडिटर का एक होता है ऑडिटर सीनियर, एक जूनियर। तो जूनियर जो ऑडिटर है उसका 2800 होता है, और जो ग्रेड पे प्री रिवाइज ग्रेड पे बता रहा हूं मैं आपको, है अभी स्केल अलग हो चुके हैं 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंगली, लेकिन जो प्री रिवाइज में वो बता रहा हूं, तो 4600 भी है और 2800 भी है। अकाउंटेंट का 2800 भी है, ठीक है, और जो एक सीनियर जो अकाउंटेंट है जो मैंने डबल ए पोस्ट वो 4800 है। और यूडीसी का जो है वो 2400 है, आप देखिएगा 2400 ग्रेड पे है। टैक्स असिस्टेंट का भी 2400 ग्रेड पे है, ठीक है। तो ये जो पोस्ट है ये इसका एग्जाम एसएससी कंडक्ट करती है सीजीएल के अंदर। सीएचएसएल आप देखेंगे जो सीजीएल की जो क्वालिफिकेशन है वो क्या चाहिए आपको, सीजीएल की जो क्वालिफिकेशन है वो आपकी होनी चाहिए ग्रेजुएशन। देख रहे हैं ना, ये सीजीएल के लिए क्या चाहिए आपको, आपको ग्रेजुएट होना है। और सीएचएसएल जो है कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल, कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल का एग्जाम जो है ये 12th के बेस पे होता है। और इसके अंदर कौन कौन सी वैकेंसी होती है, असिस्टेंट जो कि 2400 पे होता है, ये एक 2400 ग्रेड पे, सोर्टिंग असिस्टेंट बोलते हैं इसको, 2400 और 2800 दो तरह की वैकेंसीज को एग्जाम कंडक्ट कर लेता है ये। सोर्टिंग असिस्टेंट बेसिकली 2400 ही होता है, 2400 का ग्रेड पे, और 2400 के ग्रेड पे की सैलरी मैं बताऊंगा आगे। पोस्टल असिस्टेंट जो पोस्ट ऑफिस में होता है, और सोर्टिंग असिस्टेंट भी क्या होता है, ये भी पोस्ट ऑफिस में होता है। डाटा एंट्री ऑपरेटर ये भी 2400 ग्रेड पे होता है। स्टेनोग्राफर ग्रेड डी ये भी क्या होता है, 2400 ग्रेड पे होता है। एलडीसी लोअर डिवीजन क्लर्क भी बोला जाता है कहीं पर, और जेएसए जूनियर स्टैटिक है, जेएसए जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट भी बोला जाता है इसको, ठीक है। तो सीएचएसएल के अंदर ये वैकेंसी आती हैं, और इसके अंदर जो क्वालिफिकेशन है आपकी वो 12th आपको होना चाहिए। जब तक आप 12th पास नहीं होंगे तो वो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। स्टेनोग्राफर ग्रेड सी जो कि मैंने अभी भी बता इसमें ले लिया था इसके अंदर भी, लेकिन वो बेसिकली अलग से एग्जाम होता है स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और डी का। स्टेनोग्राफर दो तरह के एग्जाम होते हैं, एक स्टेनोग्राफर जो एग्जाम होता है वो है ग्रेड डी का, और एक ग्रेड सी का, ठीक है। ग्रेड डी का जो पे स्केल होता है वो 2400 होता है, और ग्रेड सी का जो पे स्केल है वो है 4600, ठीक है, 4600। क्योंकि ये टेक्निकल पोस्ट है और इसके अंदर आपको शॉर्ट सीखनी पड़ती है, तो इसके अंदर 12th ही जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो 12th होनी चाहिए। और साथ में क्या लिखा है, शॉर्ट हैंड आपको सीखनी पड़ती है। टेक्निकल एजुकेशन क्या है इसमें, शॉर्ट हैंड, तो आपको शॉर्ट हैंड सीखनी पड़ेगी। शॉर्ट हैंड जो है ग्रेड डी की स्पीड जो होती है 80 वर्ड पर मिनट आपको करनी होती है, और ग्रेड सी जो 4600 का ग्रेड पे है उसकी जो स्पीड है 100 वर्ड पर मिनट होती है। अगर मैं मोटे तौर पे कहूं 4600 के ग्रेड पे का जो अभी जो बेसिक होता है वो 44,900 उसकी बेसिक सैलरी बनती है, और उस पे आप मोटा मोटा इसका 60% ऐड कर लीजिए, 60% सैलरी इसकी ऐड और कर लीजिए। मान लीजिए 50,000 530, तो आपकी सैलरी लगभग ये समझ लीजिए शुरुआत से ही आपकी सैलरी बनेगी 70,000 रुपए, 70 से 75,000 रुपए आपकी सैलरी होगी, ठीक है। 70 से 75,000 रुपए आपकी सैलरी होगी, क्लियर। अभी मैं आप लोगों के पास आ रहा हूं, कोई सवाल आप लोगों का है तो बताइएगा मुझे। किसी बच्चे कोई सवाल है यहां तक, किसी बच्चे कोई सवाल, कोई सवाल नहीं किसी बच्चे का, कोई कुछ पूछना चाह रहा है। चलिए आगे चलता हूं। अब देखिए मैंने बताया था कि सबके ग्रेड पे क्या है। मैट्रिक लेवल पे जो एग्जाम कंडक्ट होता है, मैट्रिक लेवल पे जो एग्जाम, सॉरी मैं आगे तो बता नहीं भूल गया, हाँ, जेई का जो एग्जाम है जूनियर इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर का जो इसके अंदर आपको क्या करना होता है, डिग्री करनी होती है या डिप्लोमा इंजीनियरिंग, और इसमें सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कई तरह के जो इंजीनियरिंग डिप्लोमा होते हैं। या तो आपको बीटेक होना चाहिए
बीटेक, या फिर आपके पास डिप्लोमा इन जूनियर इंजीनियरिंग होना चाहिए किसी भी फील्ड के अंदर, चाहे मैकेनिकल हो या आपका सिविल हो। एक सेकेंड। तो ये जो है आपकी प्योरली टेक्निकल पोस्ट है, जो आपको डिप्लोमा करना होता है इंजीनियरिंग के अंदर, वो जो जूनियर इंजीनियरिंग अप्लाई कर सकता है। फिर आता है सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस। सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, इसके अंदर डायरेक्ट सब इंस्पेक्टर्स आते हैं और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर आते हैं। वो कहां पर? दिल्ली पुलिस भी आ सकते हैं, है ना, डीपी जिसको बोलते हैं हम, सीआरपीएफ में आ सकते हैं, है ना, सीआईएसएफ में आ सकते हैं, बीएसएफ में आ सकते हैं। जो भी मिनिस्ट्री ऑफ होम के अंदर जो पुलिस ऑर्गेनाइजेशन आती हैं, उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं और उन सभी डिपार्टमेंट्स के लिए आप एलिजिबल होते हैं एज अ सब इंस्पेक्टर, और कहीं पर इंस्पेक्टर भी कहा जाता है, मैं बताऊंगा कहां पर। फिर ये जो इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है वो फिर देखिएगा, इसके अंदर जो क्वालिफिकेशन है वो फिर से ग्रेजुएशन है, तो यहां पे आपको ग्रेजुएट होना पड़ता है। और इसके अंदर बातें बताऊंगा किस तरह का एग्जाम होता है। कांस्टेबल जीडी, कांस्टेबल जीडी जो है कांस्टेबल का एक एग्जाम होता है, या हेड कांस्टेबल भी इसका कई जगह होता है। उसके लिए आपकी जो क्वालिफिकेशन होती है मैट्रिक, मैट्रिक होता है, और इसका एग्जाम काफी आसान आता है, मुश्किल नहीं होता। अगर आपने इसका सबसे मुश्किल एग्जाम जो है वो फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट होता है आपका। फिजिकल टेस्ट जो होता है ना, पीईटी इसको बोलते हैं, वो सबसे मुश्किल एग्जाम होता है। अगर वो पास कर लिया तो अगर आप थोड़ा बहुत पढ़ते हैं तो ये एग्जाम आपका पास हो जाता है, ठीक है। फिर आएगा जेएचटी, जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर। ये भी टेक्निकल है, बट इसके अंदर आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएशन चाहिए, साथ में आपको डिप्लोमा करना है किस चीज का? ट्रांसलेशन का डिप्लोमा आपको चाहिए। ट्रांसलेशन डिप्लोमा मतलब आपको हिंदी से इंग्लिश का एक ट्रांसलेशन डिप्लोमा होता है, और इंग्लिश टू हिंदी, मतलब हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी, ये आपको डिप्लोमा अगर आपको पास है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। जहां पे भी आपका टेक्निकल चीजें होती हैं, ऐड हो जाती हैं, वहां पर क्या है, आपको थोड़ा कंपटीशन कम हो जाता है उन एग्जाम्स में। देखिए इसमें शॉर्ट हैंड आ गई तो थोड़ा कंपटीशन कम होता है। इसके अंदर डिप्लोमा आ गया, यार बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं अभी भी। तो ये देखिए इसके अंदर डिप्लोमा आ गया जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर के अंदर, जहां पे आपको हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी दो तरह के डिप्लोमा करने होते हैं, मतलब वो एक ही कोर्स होता है पूरा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किसी भी इंस्टीट्यूट से। तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, और इन पोस्टों में आपकी नंबर ऑफ जो पार्टिसिपेंट्स हैं, नंबर जो एप्लीकेंट्स है कम हो जाते हैं, ठीक है। तो आपको फायदा रहता है यहाँ के, क्योंकि कंपटीशन कम हो जाता है। फिर एक एग्जाम होता है एमटीएस, मल्टी टास्किंग स्टाफ, जो कि पहले इसको हम फोर्थ क्लास में बोलते थे, लेकिन अब ये ग्रुप सी में डाल दिया गया है। और इसका जो स्केल है वो एलडीसी के इक्विवेलेंट होता है, बस 100 रुपए का फर्क शायद है। तो इसके एग्जाम में ज्यादा फर्क नहीं है, जैसे एलडीसी का एग्जाम आता है वैसे ये एग्जाम होता है, बट इसकी जो क्वालिफिकेशन है वो मैट्रिक है, और उस वाले की जो है वो इंटर है, आप देखिएगा, ठीक है ना। सीएचएसएल में 12th के बेस पे होता है, और एमटीएस का जो एग्जाम है वो आपका होता है मैट्रिक के बेस पे। तो ये जो एग्जाम है ये एसएससी कंडक्ट करती है, आप देखा होगा आप लोगों ने। तो अगर कोई बच्चा कोई पूछना चाहता है तो पूछे, नहीं तो मैं आगे चलूं इन किसी एग्जाम्स के बारे में। सर एमटीएस के बारे में थोड़ा बता दो। एमटीएस के एग्जाम में प्रमोद जी, एमटीएस के एग्जाम में मल्टीटास्किंग स्टाफ है, इसका जो ग्रेड पे होता है वो 1900 का ग्रेड पे है, और इसकी जो सैलरी है वो लगभग एलडीसी के बारे में लगभग बराबर होती है। और इसकी सैलरी एलडीसी के बराबर होती है, और इसके अंदर 4 सब्जेक्ट आते हैं, जैसे उसमें आते हैं सीएचएस के अंदर 25 नंबर का मैथ्स होता है, 25 नंबर की रीजनिंग होती है, 25 नंबर की इंग्लिश होती है, और 25 नंबर का जो जनरल स्टडीज हो जाती है। बाद में क्या है, इसके अंदर डबल एग्जाम नहीं, तो इसके अंदर एक ही एग्जाम होता है, 2 एग्जाम नहीं होते। सीएचएसएल में आपको, इसमें एमटीएस में टाइपिंग एग्जाम भी नहीं होता है, बस ये एक ही एग्जाम लेते हैं। लेकिन उसके अंदर क्या होता है, आपको शॉर्ट हैंड का एग्जाम भी होता है। हाँ मैं उसके बताता हूँ आपको, अप्लाई कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। जो ग्रेजुएट है वो सारे एग्जाम में अप्लाई कर सकता है, जेएसटी को छोड़कर।
उसके अंदर आपको हिंदी का ट्रांसलेशन का डिप्लोमा चाहिए है, और जूनियर इंजीनियरिंग को छोड़कर उसके अंदर आपको इंजीनियरिंग का डिप्लोमा चाहिए होता है, और बाकी सब एग्जाम को आप में अप्लाई कर सकते हैं। सर ये एमटीएस में 2 एग्जाम होते हैं ना सर? हाँ, बता रहा हूँ, अभी बेसिक तौर पर एक एग्जाम होता है रिटर्न इसका, उसके अंदर कोई एडिशनल जैसे टाइपिंग का नहीं होता। रिटर्न को तो मैं एक ही मानता हूँ, रिटर्न को चाहे वो एक पार्ट में चाहे 2 पार्ट में, उसको एक ही मतलब है। वो एडिशनल जैसे इन्फॉर्मेशन जहाँ पे टाइपिंग का एग्जाम है, स्टैटिकल का एग्जाम अलग होता है ना, वो मैं बता रहा हूँ अभी आपको। आगे चलते हैं। जी जी सर। हाँ, ओके। तो आगे चलते हैं अभी, क्योंकि कई चीजें हैं आपको बतानी है मुझे। अब देखिए ग्रुप बी सी डी लेवल की जो पोस्ट है और उनके स्केल क्या है। देखिए जो मैट्रिक जो लेवल पे जो एग्जाम होता है एमटीएस, उसका जो वो लेवल 1 में आता है, लेवल 1 में, और उसका जो बेसिक पे है शुरुआत जो होती है वो 18,000 से होती है। मतलब 18,000 में मैं मोटे तौर पर कहूं तो 60% और ऐड आप कर लेंगे तो उसकी सैलरी बन जाती है। ठीक है, यानी कि लगभग इसकी सैलरी आज की डेट में तकरीबन 40,000 के आसपास एमटीएस की सैलरी बनती है। ठीक है, क्लियर हो गया आप सबको एमटीएस के बारे में? जी 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 सर, हाँ, थैंक यू। फिर इंटरमीडिएट जो है, इंटरमीडिएट लेवल पे जिसको हम CHSL बोलते हैं, या फिर स्टेनोग्राफर ग्रेड डी और ग्रेड सी का जो एग्जाम होता है। पीए पर्सनल असिस्टेंट लेवल 6 में आता है। लेवल 6 मतलब उसका जो बेसिक पे है वो 44,900 है। इसकी सैलरी आज की डेट में लगभग 75,000 के आसपास आती है, शुरुआती पहली सैलरी जब आप लग जाते हैं। सॉर्टिंग असिस्टेंट और पोस्टल असिस्टेंट मैंने बताया था ना आपको, CHS के अंदर आती है। ये लेवल 4 में आता है। ये लेवल 6 में इसलिए दिया हुआ है क्योंकि आपके पास जो टेक्निकल एजुकेशन होती है शॉर्ट हैंड, वो आपको करनी पड़ती है। वो क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे तो वो नहीं हो पाएगा आपका। सॉर्टिंग असिस्टेंट पोस्टल असिस्टेंट के अंदर क्या है, उसका बेसिक पे क्या होता है 25,400, लेवल 4 में आता है। और इसकी सैलरी लगभग कितनी होती है, 45,000 प्लस हो जाती है। 25 का है ना, 45,000 के आसपास आज की डेट में। 25,000 का आप 60% ऐड करेंगे और कुछ और चीजें ऐड हो जाती हैं। इसकी सैलरी जो 40 से कम रहेगी, 40 ज्यादा नहीं जाएगी एमटीएस के अंदर। डाटा एंट्री ऑपरेटर के अंदर भी 45,000 समथिंग सैलरी होती है मेरे ख्याल से। और स्टेनोग्राफर ग्रेड डी का भी 2400 ग्रेड पे होता है। तो 2400 ग्रेड पे जो है उसके अंदर भी 45 से कम रहेगी सैलरी, ज्यादा नहीं जाएगी। एलडीसी का जो ग्रेड पे है वो है 19,900, मैंने बताया था। लगभग 100-150 रुपए का फर्क है, 100 के आसपास का। उसमें 18,000 था और एलडीसी में 19,900 का फर्क ये है बस। ये लेवल 2 में आता है एलडीसी, आप देखेंगे। और इसकी सैलरी लगभग को 40,000 के आसपास ही रहती है। दोनों में 2-2.5 हजार का फर्क है, ज्यादा का फर्क नहीं है। ठीक है, कांस्टेबल जीडी का और ये एलडीसी का स्केल एक ही है, दोनों की सैलरी बराबर है। और ये लेवल दोनों लेवल 2 में ही आते हैं, आप देखिएगा दोनों लेवल 2 में है। अब जो एग्जाम है जो ग्रेजुएट लेवल पे होते हैं, जो ग्रेजुएट लेवल पे होते हैं वो है आपका डबल एओ, जो मैंने कहा था गस्टेड होता है। और लेवल 8 में जो भी पोस्टें आती हैं वो गस्टेड होती हैं। लेवल 8 के अंदर जो पोस्ट आएंगी वो गस्टेड होती हैं। और इसका जो बेसिक पे है 47,600 है। देखिए मैंने लिखा है गस्टेड। ठीक है, गस्टेड। और इसकी सैलरी लगभग आपको वही पड़ेगी, थोड़ा उससे ज्यादा, लगभग 78 के आसपास, उससे कम रहेगी शुरुआती सैलरी। फिर असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर लेवल 6 में आता है 44,900, वही जो मैंने बता चुका हूँ। फिर इंस्पेक्टर्स का बेसिक 4600 भी होता है यहाँ पर कई जगह, और किसी डिपार्टमेंट में 4200 का भी होता है। ठीक है, सब इंस्पेक्टर का 4600 भी होता है और 4200 भी। कई ये डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट वेरी करता है कई बार, है ना। असिस्टेंट लेवल 5, एक असिस्टेंट होता है लेवल 5 में भी आता है, 35,400 का उसका ग्रेड पे होता है। डिविजनल अकाउंटेंट 4600 होता है। जेएसओ जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर, स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर, ऑडिटर लेवल 5 में आता है, 29,200 का ये का बेसिक सैलरी होती है। अकाउंटेंट 4600 भी होती है। और ये 29,000, ये जो है ना अकाउंटेंट बेसिकली अभी जो लिखा है ऊपर, तो ये इसी में आएगा। 29,200 वाली लिखी है मैंने ये। यूडीसी लेवल 4 में आएगा 25,400। टैक्स असिस्टेंट 25,400। सब इंस्पेक्टर 25,400 वाला भी होता है। जूनियर लेवल इंजीनियरिंग लेवल पे जो लेवल 6 में सारी पोस्ट आती हैं 44,900 उसका ग्रेड पे होता है, बेसिक पे होता है। और जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर का 44,900 होता है। तो आप देखेंगे आपको मोटा मोटा आइडिया लग गया कि किसका क्या स्केल है क्या नहीं है। आपको मैं ये रिकॉर्डिंग भी भेज दूंगा, आप देख लीजिएगा, आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब आगे चलते हैं।
कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल पे देखिए अब क्या क्या एग्जाम में आता है। कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल के अंदर आप देखिए, मैं थोड़ा जल्दी कवर करूंगा क्योंकि मुझे आपसे बात ज्यादा जरूरी करनी है, क्योंकि कई बच्चों की रिक्वेस्ट आई तो मैं ये बता रहा हूँ। देखिए कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल में टायर 1 और टायर 2, मैंने बताया ना टायर 1 और टायर 2 बेसिक रिटन एग्जाम होते हैं। टायर 1 के अंदर देखिए आपका जो एग्जाम है जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस, जनरल क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को मैथ्स बोलते हैं, और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंसिव। तो ये सब क्या है 25-25 नंबर के क्वेश्चंस होते हैं, और एक क्वेश्चन जो है 2 नंबर का होता है, तो बराबर बन गया 50। तो इसी तरह से ये टोटल हो गया 200 नंबर का। ठीक है, 200 नंबर का पार्ट होता है टायर 1। 1 घंटे का टाइम मिलता है आपको, और 1 घंटा जो 20 मिनट मिलेगा वो थोड़ा उन बच्चों को मिलता है जो फिजिकली फिट नहीं होते हैं। ठीक है, फिर टायर 2 पे जब ये क्वालिफाई हो जाएंगे तो आप टायर 1 के टायर 2 का एग्जाम आप देते हैं। टायर 2 में पेपर 1 होता है क्वांटिटेटिव एबिलिटीज और लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, तो ये दो एग्जाम होते हैं जो सबके लिए कॉमन है, और जो स्टैटिक वाले बेस्ड हैं, जो स्टैट्स जिन्होंने पढ़ा हुआ है या जो इकोनॉमिक या फाइनेंशियल सर्विसेज में जाना चाहते हैं उनके लिए 2 एग्जाम अलग से होते हैं 100 नंबर के। लेकिन क्या है, जो स्टैटिक्स नहीं पढ़ता है, जो इकोनॉमिक्स फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ता है, तो वो उनको बेसिक तौर पर ये एग्जाम देना पड़ता है, जिसके अंदर मैथ्स आता है 100 क्वेश्चंस आएंगे, और 2 से आप उसको गुना कर दीजिए, 200 नंबर का हो गया। इंग्लिश के 200 क्वेश्चंस आते हैं, वो एक क्वेश्चन 1 नंबर का ही होगा, और जिसमें कि नरेशन 20 नंबर की, और पैसिव वॉइस 20 नंबर के, एरर्स 20 नंबर के, और फिल इन द ब्लैंक्स 20 नंबर के। ऐसे करते करते ये सारा ग्रामेटिकल पार्ट होता है, तो उसके अंदर आसान हो जाता है इंग्लिश में पास करना। लेकिन थोड़ा टफ पड़ता है मैथ्स, क्योंकि मैथ्स में टाइम कम मिलता है आपको, तो मैथ्स की आपको जितनी प्रैक्टिस करेंगे उसके लिए आप उतने एलिजिबल होंगे। फिर टायर 3 आप देखिए, टायर 3 क्या है आपका, पैन एंड पेपर। टायर 3 होता है पैन एंड पेपर, डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होता है। इसके अंदर इंग्लिश और हिंदी में दे सकते हैं, चाहे वो इंग्लिश हो चाहे वो हिंदी हो, मतलब दोनों लैंग्वेज में आप दे सकते हैं इसको, ऐसा नहीं कि आपको इंग्लिश में देना है। 100 नंबर का एग्जाम होता है ये वाला। इसके अंदर आपको क्या क्या लिखना होता है, आप देखिए, राइटिंग ऑफ एसे, प्रेसीज, लेटर और एप्लीकेशन। अभी क्या किया एसएससी ने, ये 2 एग्जाम इकट्ठे लिए हैं, ये वाला और ये वाला। जब आपका ये दोनों तीनों एग्जाम पास हो जाएंगे, आपका फिर आता सीपीटी, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट। उसके अंदर आपको कंप्यूटर के जो हर एग्जाम के लिए मतलब जो कहेंगे, देखिए आप हर डिपार्टमेंट के अलग अलग वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट मतलब कि ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, जनरल स्लाइड्स मतलब पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, है ना, ये सब कुछ आना चाहिए। जब आप इसको पास कर लेंगे तब आपको डीवी के लिए बुलाया जाता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के, मतलब आपका समय वहां पे हो गया, पूरा चारों एग्जाम हो गए हैं, अब आपको सिलेक्शन ऑलमोस्ट हो गया है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको जाना है। अगर वहां पे आपके डॉक्यूमेंट पूरे हैं और कोई कमी नहीं है तो आपके सिलेक्शन के चांस 99% हो जाते हैं। ठीक है, ये था सीजीएल। सीजीएल में कोई दिक्कत है किसी बच्चे को, सीजीएल में कोई पूछना चाहता है, कोई सवाल किसी बच्चे का सीजीएल में? आगे चले, चलिए आगे चलता हूं, बिकॉज मैं जल्दी बता दूंगा तो आपसे बात कर पाऊंगा, बात नहीं हो पाएगी तो कुछ फायदा नहीं है। अब देखिए, सीजीएल मैंने बता दिया आपको, अब बता रहा हूं स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और ग्रेड डी। आज की डेट में मैं एक सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, पर्सनल लेवल पे ये रिक्वेस्ट है, जो भी बच्चे कंपटीशन में हैं वो मैथ भी करें, वो इंग्लिश भी करें, वो शॉर्ट हैंड भी करें, वो रीजनिंग भी सीखें, है ना, वो जीके भी करें। जब ये सब्जेक्ट आप करेंगे तो आपके पास ज्यादा एग्जाम अटेंड कर सकते हैं आप। अगर आपको शॉर्ट हैंड भी आती है तो आप स्टेनो वाला भी एग्जाम देंगे, और सीजीएल तो देंगे देंगे, सीएचएसएल भी देंगे आप, है ना, और आप स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और ग्रेड डी का भी एग्जाम देंगे। उसमें क्या होगा, आपके पास कई एग्जाम में अपील होने का चांस रहेगा, और उसमें क्या है, और इस वाले एग्जाम में कंपटीशन कम होता है तो आपका सिलेक्शन चांस बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ इसी एग्जाम में देंगे तो, क्योंकि इन 2 एग्जाम्स में स्टूडेंट्स का जो एप्लीकेशन आती है बहुत ज्यादा आती है, तो आप हर चीज को आप सीखिए, हर चीज में आपकी महारत होगी तो आपको जो जॉब है जल्दी लगने के चांसेस होंगे। और अगर आप फिजिकल कर सकते हैं तो आप उसको भी अपने आप का फिट रखिए, तो फिर आप पीईटी भी आप अपने आप को ट्रेन करेंगे, तो फिर आप सब इंस्पेक्टर का एग्जाम दे सकते हैं, सीपीओ वाला।
वो एग्जाम जो है इन दोनों एग्जाम से आसान आता है, बट क्या है उसका मुश्किल क्या है, वो आपको फिजिकल पास करना मुश्किल होता है। उर्वशी को मालूम होगा फिजिकल करना इतना आसान नहीं होता, बहुत तैयारी की होगी उर्वशी ने, दिल्ली पुलिस में गई है तो। क्यों? जब आपके पास आप फिजिकल भी तैयार है, आपको शॉर्ट हैंड भी आती है, आपको मैथ्स भी आता है, आपको इंग्लिश भी आती है, तो नोबडी विल स्टॉप यू टू एंटर इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो अब देखिए स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और ग्रेड डी का एग्जाम। इस एग्जाम में आपको मैथ नहीं आता है, आपको सिर्फ जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग आएगी 50 नंबर की, और इंटू एक ही नंबर का एक क्वेश्चन होता है। जनरल अवेयरनेस आती है 50 नंबर की इंटू एक, और इंग्लिश आती है। मैथ इसके अंदर नहीं होता, तो आपके लिए प्लस पॉइंट, एक तो जिसको मैथ नहीं आता वहां पर या मैथ नहीं आता तो अच्छी बात है, वो शॉर्ट रन कर सकता है। लेकिन आज की डेट में क्या हो रहा है, सारे बच्चे जो मैथ वाले हैं, जो साइंस वाले हैं, वो भी शॉर्ट रन वाली फील्ड में आते जा रहे हैं। इसलिए मैं हर बच्चे से कहूँगा, चाहे वो मैथ शॉर्ट रन वाला हो, चाहे वो दूसरे फील्ड वाला हो, मैथ्स भी करे, इंग्लिश भी करे, रीजनिंग भी करे, शॉर्ट रन भी करे, जहां पे मौका लगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में घुसे। बस पहले काम है आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जाना, उसके बाद आप जब सेटल हो जाएंगे आप अपनी लाइन को चेंज कर लीजिए, आपको जो चॉइस हो। ठीक है, तो ये देखिए 200 नंबर का ये पेपर होता है। इंग्लिश इसके अंदर 100 नंबर की आती है, इंटू वन, एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, 200 नंबर। जब आप इसमें क्वालिफाई कर जाते हैं, और आजकल जो मेरिट आती है 200 में से मिनिमम 132 के आसपास वाला पास हो रहा है आजकल। ठीक है, उसके बाद आपको शॉर्ट हैंड का एग्जाम देना पड़ता है। शॉर्ट हैंड का जो एग्जाम है ग्रेड डी का, और हिंदी में 2 लैंग्वेज में होता है। इसमें क्या इंग्लिश और हिंदी में टाइम, इंग्लिश के अंदर 50 मिनट मिलेंगे आपको, और इसके अंदर जो ग्रेड डी के अंदर डिक्टेशन आती है 800 वर्ड आएंगे, एक 800 वर्ड की एक डिक्टेशन आती है, वो 10 मिनट में आपको डिक्टेट करेगा, आपको टाइम मिलेगा 50 मिनट उसको ट्रांसक्राइब करने का। ठीक है, और ग्रेड डी अगर हिंदी वाला है तो 10 मिनट की डिक्टेशन आएगी, 800 वर्ड आएंगे, आपको टाइप करना है 65 मिनट में। ग्रेड सी जो जिसका ग्रेड पे ज्यादा है, क्योंकि वो सैलरी भी ज्यादा है उसकी, तो यहाँ पे इंग्लिश वाला जो है 10 मिनट की डिक्टेशन होती है, 1000 वर्ड आपको डिक्टेट किए जाते हैं, और आपको 40 मिनट में करना होता है वो। हिंदी के अंदर 10 मिनट के अंदर 1000 वर्ड की डिक्टेशन होगी, और 55 मिनट आपको मिलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जब जो बच्चे इन एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हैं तो उनको फिर डीवी के लिए बुलाया जाता है। डीवी शॉर्ट एंड पास करने के बाद डीवी, और डीवी में 99% क्वालिफाई बच्चे हो जाते हैं, 1% बच्चे फेल होते हैं। ठीक है, जो भी क्लियर है? कोई सवाल यहां तक किसी बच्चे का, किसी बच्चे को कोई सवाल, एनी क्वेश्चन? आगे चले, आगे चलते हैं फटाफट से, समय कम रहेगा तो फिर। हाँ, फिर एग्जाम पैटर्न, सब्जेक्ट, इट्स स्कोर एंड टाइम, सीएपीएफ। देखिए अब आ रहा हूं मैं सीएपीएफ के ऊपर। सीएपीएफ, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस। जो भी एमएचए के अंडर जो पुलिस फोर्सेस आती हैं, एमएचए मतलब दिल्ली पुलिस, डीपी, बीएसएफ, सीआरपीएफ, है ना, सीआईएसएफ, एसएसबी, एटसेट्रा, ये जो सारी डिपार्टमेंट्स की जो पुलिस ऑपरेशंस हैं, वो एग्जाम, इनका एग्जाम होता है सीएपीएफ, और ये ग्रेजुएट लेवल पे होता है। इसको पहले हम सीपीओ का एग्जाम बोलते थे, अब इसका नाम कर दिया गया सीएपीएफ, और ये इसको जो ग्रेड पे होती है 4200 से लेकर 4600 के बीच में होती है सारी। ठीक है, एग्जाम देखिए इसके अंदर सिर्फ एक एग्जाम होता है, जो मोटे तौर पर सारे सब्जेक्ट आते हैं, वो है जनरल इंटेलिजेंस, फिर जनरल नॉलेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश। 50-50 नंबर का एक एग्जाम है, पार्ट वन एक पार्ट, 50-50, तो टोटल हो गया 200 नंबर का, और 2 घंटे का इसका एग्जाम होता है। आप जब इसमें क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपका सिर्फ एक ही टेस्ट होता है, वो है इंग्लिश का 200 नंबर का। और इसमें भी जैसा सीजीएल में आता है 220 नंबर के पैसिव वॉइस, 20 नंबर की नरेशन, 20 नंबर की एरर, इस प्रकार से। तो ये थोड़ा कंपैरेटिवली और एग्जाम से आसान है, लेकिन मुश्किल पार्ट क्या है, वो ये है पीईटी, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, एंड्योरेंस टेस्ट भी बोला जाता है और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट भी बोला जाता है। तो देखिए जो ये फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट पास, हाइट इसकी ये होनी चाहिए, दौड़ इतनी लगानी है ना, ये जो पास, ये जो एलिजिबल होगा, हाइट मांगेंगे उसके अंदर हाइट होनी चाहिए, चेस्ट फुला के इतनी होनी चाहिए, है ना,
जो बच्चे ये क्वालिफाई कर लेते हैं तीनों पार्ट को, तो वो समझ लियो उनका दिल्ली पुलिस में, बीएसएफ में, सीआरपीएफ में, सीएसएफ में सिलेक्शन हो जाता है। आगे चलते हैं। सीएचएसएल। सीएचएसएल का एग्जाम जो है ये 12th के लेवल पे होता है, मैंने बताया था पीछे अभी आपको, 12th के बेस पे होता है। इसके अंदर इंग्लिश आती है, जनरल इंटेलिजेंस आती है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मतलब मैथ्स, और जनरल अवेयरनेस। ठीक है, 25 नंबर का के क्वेश्चन आते हैं एक पार्ट में, 25, और एक क्वेश्चन जो 2 नंबर का होता है 50 नंबर का बन जाता है। तो सारे मिला के ये आपके 200 नंबर के होते हैं। क्वेश्चन आएंगे 100, लेकिन मार्क्स 200 नंबर के। ठीक है। टायर 2 में आप देखिए डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है। टायर 2 के अंदर, इसके अंदर भी टायर 2 में डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है। पेपर विल बी डिस्क्रिप्टिव पेपर 100 मार्क्स का होता है। पेन एंड पेपर को हम बोलते हैं पेन एंड पेपर, वही जिसके अंदर ऐसे राइटिंग होती है, लेटर राइटिंग, प्रेसी राइटिंग, तो ये देखा जाता है। ठीक है, और ये दोनों लैंग्वेज में हो सकता है, हिंदी में भी और इंग्लिश के अंदर भी। फिर जब आप ये टायर 2 और टायर 1, टायर 2 भी क्वालिफाई कर लेते हैं, तो आपको टायर 3 मतलब आपका स्किल टेस्ट होता है, वो भी टाइपिंग में। टाइपिंग टेस्ट कर सकते हैं आप हिंदी के अंदर चाहे इंग्लिश के अंदर, तो नो वरीज, टाइपिंग आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, टाइपिंग अगर आप रेगुलरली करते हैं तो। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये मैंने सीएचएस आपको बता दिया है। अब जूनियर इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर के लिए वही लोग एलिजिबल है जिसने इंजीनियरिंग कर रखी है। इसके अंदर पेपर 1 होता है, देखिए जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस। पे पार्ट ए में जनरल इंजीनियरिंग के जो एग्जाम सब्जेक्ट होते हैं उसका एग्जाम होता है, और पार्ट बी में जनरल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल का या सिविल और स्ट्रक्चरल, और पार्ट सी में जनरल इंजीनियरिंग मैकेनिकल। 3 बेसिक तौर पे एग्जाम दिए जाते हैं। 200 नंबर का एग्जाम होता है, एक 50 का वो 85 है, और 100 नंबर का जो बेसिक जो आपने पढ़ा है सब्जेक्ट उसका। पेपर 2 में क्या है, रिटर्न एग्जामिनेशन होता है किस चीज का, जनरल इंजीनियरिंग के जो आपने स्ट्रक्चर जो पढ़ा हुआ वो, जनरल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल, ये आपने पास कर लिया तो आपकी जॉब लग जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। जूनियर इंजीनियरिंग का अब देखिए, ये बता दिया डेट ऑफ एग्जाम जो पीछे निकला तो बता दिया मैंने इसके अंदर, तो ये आप ना पढ़ें, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम पैटर्न, सब्जेक्ट ऑफ कांस्टेबल जीडी, ये थोड़ा आसान एग्जाम है। कांस्टेबल जीडी में आपको जाना है, ये आपका 10th लेवल पे होता है, 12th लेवल पे होता है कांस्टेबल जीडी। ठीक है, 100 क्वेश्चन आते हैं, 25 नंबर का एक पार्ट होता है वैसे ही, तो दो टोटल 100 नंबर के, और 100 क्वेश्चन हो गए, मतलब एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है इसमें, 100 क्वेश्चन 100 नंबर के। उसके बाद पीईटी होता है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। ठीक है, कोई सेकंड एग्जाम नहीं होता, बस एक ही एग्जाम में 90 मिनट्स का एग्जाम होता है, 1.5 घंटा आपको मिलता है, 90 मिनट्स 100 क्वेश्चंस के लिए। उसके बाद आपको पीईटी के लिए अप्लाई करना आपको उसमें जाना पड़ता है। पीईटी में आपको रेस होती है 5 किलोमीटर 24 मिनट में करनी है आपको मेल को, और 1.6 किलोमीटर मतलब 1 किलोमीटर 600 मीटर फीमेल कैंडिडेट के लिए 8.5 मिनट में है। ठीक है, और 1.6 किलोमीटर मेल के लिए है 6.5 मिनट में है, और फीमेल के लिए 800 मीटर की दौड़ 4 मिनट में, तो ये करना होता है। ठीक है, फिर फिजिकल स्टैंडर्ड क्या होगा, हाइट इतनी मांगते हैं 1 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और फीमेल के लिए इतनी 157 होनी चाहिए। तो ये जो पास कर लेगा ये चीजें फिजिकल स्टैंडर्ड, तो वो कांस्टेबल जीडी के लिए एलिजिबल हो जाता है नौकरी के लिए। आगे चलते हैं। एमटीएस एग्जाम में आप उससे कोई पूछ रहे थे भाई साहब, देखिए बेसिक तौर पर यही एग्जाम है। बेसिक तौर पर रिटर्न, मैंने कहा था रिटर्न का जो एग्जाम है जिसमें 4 सब्जेक्ट आते हैं, वो एक ही एग्जाम है, 2 नहीं होता इसके अंदर। जनरल इंग्लिश, जनरल इंटेलिजेंस, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, और ये तो ये देखिए 100 नंबर का ही है, मैंने जब भी 100 बताया था और अभी भी 100 ही है। ठीक है, 100 नंबर का एग्जाम होता है, 90 मिनट्स आपको मिलते हैं, 100 क्वेश्चन आते हैं। जब आप ये क्वालिफाई कर लेंगे तो आपको पेन एंड पेपर देखा जाता है। पेन एंड पेपर में क्या आएगा, बेसिकली आपको एस्से लेटर लिखवाया जाता है। एस्से लेटर 50 नंबर का होता है, और 30 मिनट्स आपको मिलते हैं। अगर आपने ये भी पास कर लिया तो आपको डीबी के लिए कॉल करेंगे, डीबी में आपको 99% आपका सिलेक्शन समझ लिया हो जाता है, बस उसके बाद आपका लिए अपॉइंटमेंट लेटर इश्यू हो जाते हैं। थैंक यू सो मच। तो ये था एग्जाम्स के बारे में।